गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा हुआ तुम लोगों का आज वाला टेस्ट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टेस्ट कैसा हुआ आज का? ठीक हुआ है सर। ठीक हुआ है। पेपर कठिन था क्या? नो सर, कठिन नहीं था। आज का सिंपल था, बल्कि जो पिछला नीट वाला था जो ऑनलाइन हुआ था उसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लेंथी थे। तो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे, मतलब कल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम लोगों ने पढ़ ली थी। और अब एक नए टाइप की चीज है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर इससे पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली कि सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स मेक सम आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम कोई सरफेस रख देते हैं। तो सरफेस कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं। तो देखो ये फ्लक्स लाइन इससे क्रॉस कर रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस is equal to number of flux lines passing through that। अब इसमें एक नया टर्म आ गया कि ये फ्लक्स लाइंस क्या होती हैं। व्हाट इज फ्लक्स लाइन? फील्ड लाइंस तो आप जान चुके हो। फील्ड लाइंस का क्या है, इसीलिए ये डेफिनेशन लिखी है। जनरली बुक में ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is proportional to number of field lines। जैसे अगर किसी सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो फ्लक्स ज्यादा होगा, लेकिन जब हम फ्लक्स लाइंस की बात करते हैं तो इक्वल हो जाता है। तो फ्लक्स लाइंस क्या होती हैं? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर दो कि जैसे ये
चार्ज मान लीजिए Q है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, और इसकी हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब सबको मालूम है कि ये रेडियली आउटवर्ड होंगी इस तरीके से। तो ये कितनी लाइंस हम बनाएं या कितनी लाइंस पास निकलती हैं, ये तो मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कितनी यहां से निकाले, 8 बनाए, 16 बनाए कि और कम बनाए, कितनी बनानी चाहिए? या दूसरी चीज ये समझ लो कि इससे कुल कितनी लाइनें निकल रही हैं, हाउ मैनी लाइंस आर ओरिजिनेटिंग। कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं इससे? हाँ शैलजा, तुम्हारा वेरी गुड। हाँ बेटा, इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट। कि किसी का आंसर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 तो नहीं होगा? कई जगह बुक्स में देखो लिखा हुआ रखा रहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Q अपॉन एप्सिलॉन 0, कई लोग रट भी लेते हैं। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 फील्ड लाइंस निकलेंगी अगर चार्ज Q है, कि इनफाइनाइट निकलेंगी? और हम उसमें से कितनी बनाते हैं? फील्ड लाइन तो इनफाइनाइट ही निकलेंगे इसमें से। हाँ बेटा, लाइंस तो इनफाइनाइट ही निकलेंगी, इनफाइनाइट लाइंस ही निकलेंगी। क्योंकि फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट ये है ना कि जितनी भी जगह है सबसे एक एक लाइन पास होनी चाहिए, एक और सिर्फ एक पास होनी चाहिए। तो यहां से निकलने वाली फील्ड लाइंस की गिनती नहीं है, अनलिमिटेड है। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन 0 कितना है, क्या है? व्हाट इज Q अपॉन सर एप्सिलॉन? अगर हम सरफेस को इंक्लोज कर दे तब ये आएगा, ऐसे तो ओपन क्लोज्ड बॉडी के लिए होता है। नहीं नहीं, अच्छा मान लो अगर इसको हम क्लोज कर दें तो अब क्या Q अपॉन एप्सिलॉन 0 लाइन निकलेंगी? सर लाइन के लिए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे ना सर। आपने पूछा सिर्फ हाउ मेनी लाइंस आर ओरिजिनेट। यहां से कितनी निकल रही है भाई? अगर Q चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में बंद कर देंगे तो जितनी यहां से निकलेंगी वो सब इससे पास होंगी, क्योंकि यहां से तो लाइन 4 से चल के इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो तुमने यहाँ पे तंबू डाल के बंद कर दिया तो वो सब इस तंबू को फाड़ फाड़ के निकलेंगी, है ना? तो इन्फिनिटी निकल रही है तो इन्फिनिटी क्रॉस भी होंगी। तो ये क्या चीज है? सर ऐसे ये बोल सकते हैं कि वो ये कितने फील्ड एरिया में लाइन नहीं कंटेन है। कर रहा है। हाँ बोलो बोलो बेटा, ये बोलो। सर ऐसे बोल सकते हैं कि वो उतने एरिया में ये कंटेंट हो रही है लाइन। नहीं नहीं, ऐसा है ना, ये फ्लक्स लाइंस जो हम सर लोग लिख देते हैं बुक्स में कि अगर Q चार्ज है तो इससे, इतनी बात तो सबको मालूम ही है कि अगर क्लोज सरफेस होगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। लेकिन इससे ये कहना चाहिए कि फ्लक्स लाइंस Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है। तो फ्लक्स लाइंस होती क्या है? देखो एक्चुअली क्या है ना कि सारी फील्ड लाइंस को बनाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जानते होगी अगर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है
कि किसी भी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है तो उस जगह से पास होने वाली फील्ड लाइंस पर टेंजेंट खींच दो। तो इसका मतलब है जितने पॉइंट्स होंगे उतनी फील्ड लाइंस हो जाएंगी, क्योंकि सबसे एक एक जा रही हैं। तो पॉइंट तो इनफाइनाइट है, तो फील्ड लाइंस भी इनफाइनाइट होंगी। तो ये जो 4 बनी है या 8 बनी हुई है, तो सिर्फ यही नहीं है, इनके बीच में भी ये है, ये भी है, ये सब भी फील्ड लाइंस है, ये भी निकल रही है। जितनी मर्जी आए उतनी बना डालो, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर पॉइंट से एक लाइन पास करानी है। तो इसमें एक मान्यता मानी गई कि अगर हम फील्ड लाइंस इतनी खींचे, इफ वी ड्रा field lines such that number of field lines crossing the surface equal to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनको हम लोग फ्लक्स लाइंस कहते हैं। मतलब ये तो हमारे पास जैसे मान लो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो हम ऐसे पैरेलल लाइन बना देते हैं। तो अब यहां से कितनी लाइंस खींचे, चाहे जितनी खींचे। अब यहां से मान लीजिए ये एक सरफेस लिया जिसका एरिया 1 है, तो इससे जाने वाली कितनी लाइनें हो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है, तब इस लाइन को फील्ड लाइंस कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या करते हैं, ये जैसे चार्ज क्यू है, तो यहां से आर डिस्टेंस पर एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। सेंटर यही चार्ज होगा और ये क्यू है, तो इसका एरिया कितना होगा, 4πr²। और इस सारी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/r²। अब हमें फील्ड लाइंस खींचनी है। अगर हम फील्ड लाइंस इस तरीके से खींचें कि किसी भी यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस की संख्या, नंबर, उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि इस पूरे सरफेस एरिया में ये जो इमेजिनरी स्फीयर का एरिया है ये 4πr² है। और यूनिट सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस होनी चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू यूनिट एरिया is equal to E there, और that is 1/4πε0 Q/r²। तो यूनिट एरिया से इतनी, तो टोटल एरिया से कितनी पास हो, तो 1/4πε0 Q/r² को टोटल एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो 4πr², ये सब कैंसिल हो गया, तो ये Q/ε0 हो गया। यानी हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लाइन खींचेंगे।
तो अगर हम फ्लक्स लाइंस खींचेंगे तो इस एरिया से पास होने वाली टोटल फील्ड लाइंस Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होंगी और वही यहां से हमने ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टर्म है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इसको कई लोग मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं, लिखते हैं कि अगर Q पॉइंट चार्ज है तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस का नंबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। रॉन्ग, इससे निकलने वाले फ्लक्स लाइंस का नंबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। पहली बात ये। और यहां से देखो, अभी फ्लक्स जानते ही हो, तो यही फ्लक्स भी आ रहा है। तो फ्लक्स जो होगा वो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस के इक्वल होगा। फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी? फील्ड लाइंस की तो कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिट ही नहीं है, चाहे जितनी बनाओ। अब इसको बनाते समय एक बात ध्यान रखना कि प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज दिया हुआ है +Q, फिगर में दिया हुआ है, और इसके लिए फील्ड लाइन शो की गई है। और तुम्हें -2Q के लिए फील्ड लाइंस बनानी है। तब आप क्या करोगे? दो चीजें का ध्यान रखोगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के आंसर रिलेटिव करे जाते हैं। पहली बात तो ये चार्ज पॉजिटिव था तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड थी, तो ये निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होंगी, नंबर 1। और +Q के लिए फिगर ने 8 लाइन शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसके करस्पॉन्डेंस अगर तुमने +Q के लिए 8 बनाई है तो 2Q के लिए इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, तो 16 बनाइए। तो जितनी भी हैं सबके बीच में एक एक और बनाइए। और दूसरा काम ये करिए, चूंकि ये चार्ज निगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड कर दीजिए। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये रिलेटिव खींची जाती है। जब हम एक ही जगह पर कई चार्जेस के लिए हम लोग फील्ड लाइंस खींचते हैं तो वो रिलेटिवनेस का ध्यान रखा जाता है कि अगर चार्ज डबल है तो उससे डबल लाइनें बनाओ, ट्रिपल है तो ट्रिपल बनाओ, हाफ है तो आधी लाइनें बनाओ। एक स्केल को फॉलो करो। अदरवाइज अगर तुम चाहो कि जितनी निकल रही हैं फील्ड लाइंस उतनी सब बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट है। हर जगह पे फील्ड है तो हर जगह से एक लाइन होगी, तो ये पूरा पेज काला हो जाएगा जब सब जगह से एक एक लाइन बना दोगे तो। और दूसरी चीज, अगर सोचो नहीं हम तो फ्लक्स लाइन खींचेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा होता है। अगर ये 1 कूलाम का चार्ज है तो भी एप्सिलॉन 0 बहुत बड़ा होता है भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो 10⁻12 लाइन्स अगर आप खींचोगे, ये 8.85 है तो चलो 10 कर लो, तो 10.11 कर लो, तो इतने में 10⁻11 लाइनें खींचना पॉसिबल नहीं है। तो अपने ग्राफिंग में हम लोग किताबों में और पिक्चर में हमेशा ये रिलेटिवनेस का ध्यान देते हैं कि अगर चार्जेस हैं तो जो रिलेटिव चार्जेस का रेशियो होगा उन्हीं के रेशियो में उनकी हम फील्ड लाइंस भी बनाते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर देने का तरीका। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन है बेटा, मैथमेटिकल टर्म है ये। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आप कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, ये सरफेस ले लीजिए।
इस सरफेस का नाम हम डी ए रख दे रहे हैं, डी ए। और याद रखना कि पहली बात, डी ए इज वेरी स्मॉल। कितनी स्मॉल, इसको पॉइंट माना जा सकता है। और ये डायरेक्शनल है, इसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये यहाँ पे इस पर ये नॉर्मल खींचा हुआ है। एन कैप को यूनिट नॉर्मल वेक्टर शो करता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये जो छोटी सी सरफेस है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, डी ए एन कैप, या कुछ बुक्स इसको डी ए ही लिख देती हैं। तो यहाँ तो खैर साफ साफ बताया जा रहा है कि दिस एरिया इज डी ए एंड डायरेक्शन इज अलोंग एन कैप। और यहाँ पर ये बाय डेफिनेशन आप समझ लो कि जो डायरेक्शन एरिया की होगी वो आउटवर्ड नॉर्मल के बराबर है। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं मानी है, बट सिंस एरिया इज वेरी स्मॉल एंड जस्ट लाइक ए पॉइंट, तो इस एरिया पे एक ही फील्ड मानी जा सकती है, ई। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए एन कैप, या ऐसे लिख दो ई डॉट डी ए, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। दोनों ही सही है, ये ज्यादा सही है, ये भी सही है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। और ये क्या है, एक्चुअली ई है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन, इनटू एरिया है, इनटू कॉस ऑफ थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये हमारे पास बड़ा ही सिंपल हो सकता है कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस हमारी प्लेन है, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform and surface is plane, तो इसका सिंपल फाई इज इक्वल टू आप ई डॉट ए कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं पहले। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ई, डायरेक्शन इज शोन हियर। और यहाँ पर कोई एरिया ले लेते हैं, सपोज एरिया मैंने ऐसे ले लिया, ये एरिया ले लिया, एल इसकी लेंथ है, ये पी क्यू आर एस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू पी क्यू आर एस कितना होगा, 0 होगा, 0, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और अगर हम इसका आउटवर्ड नॉर्मल खींचेंगे तो बाहर की ओर आएगा ना इस सरफेस से, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो ई तो है, एरिया भी एल स्क्वायर हो जाएगा, बट कॉस 90 इज 0। और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लें, तो सपोज कर लो कि ये हमारे पास है
ये है एक्स वाई जेड एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सपोज E नॉट आई कैप है। तो यहां पर मैं कुछ प्लेन ले रहा हूं, उसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो सपोज मैं प्लेन ले रहा हूं ये, ऐसे प्लेन ले रहा हूं ये वाली साइड अलोंग वाई एक्सिस ये B है लेंथ इसकी, और अलोंग जेड एक्सिस इसकी लेंथ C है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? फाइंड phi E। तो कैलकुलेट करो बेटा, कैसे कैलकुलेट होगा? ये देखो बहुत सिंपल सा है, किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्स एक्सिस कहलाऊंगा, और एवरीवेयर ये E नॉट है। एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट, और ये सरफेस भी रेक्टेंगल ही लिया गया है। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सब जगह एक्स एक्सिस कहलाऊंगा। और यहाँ पे अगर ये जो हमारे पास प्लेन है ये YZ प्लेन है, तो इस पे भी अगर हम आउटवर्ड नॉर्मल खींचेंगे तो दैट इज आल्सो अलोंग एक्स एक्सिस। ये n कैप है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मूला? प्लेन सरफेस है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 और एरिया इज BC एंड थीटा इज 0। तो आंसर हो जाएगा E नॉट BC। यूनिट लिखने से कुछ है नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स हो गया। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, वो कहेंगे कि सर अगर ये सरफेस है तो नॉर्मल तो इधर भी होगा और नॉर्मल उधर भी होगा, है ना भाई? जैसे ये कोई सरफेस है ऐसे मान लो, तो नॉर्मल इधर भी है, नॉर्मल इधर भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी एक डायरेक्शन में होती है, तो हम इसकी नॉर्मल ये वाली माने कि ये वाली माने? तो देखो ये ओपन सरफेस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करता है। इफ यू आर लुकिंग द प्लेन फ्रॉम हियर तो आउटवर्ड नॉर्मल ये माना जाएगा अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर 1 है तो ये N1 है। अगर ये ऑब्जर्वर 2 है तो ये N2 है। तो इसको देखने के लिए
मेरे पास नॉर्मल आउटवर्ड इधर होगा। अगर आप इधर से इस फेस को देख रहे हो, इधर से देख रहे हो तो इधर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रही हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं, एंट्री कर रही हैं तो निगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, तो अगर इधर से ऑब्जर्वर देखा तो फील्ड लाइन इधर से एंट्री करेंगी, घुस रही है, तो ये निगेटिव है, निगेटिव फ्लक्स है। इधर से देखेगा तो फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स है। मतलब ओपन सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, और चूंकि ऑब्जर्वर पोजीशन कभी दी नहीं जाती है तो यू टेक आउट योर कन्वेंस मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब इसका एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, यही क्राइटेरिया रहेगा, एक्स वाई एक्सिस यही रहेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम वही लेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट, चलो इस बार J कैप कर दिया, मतलब फील्ड लाइंस इज अलोंग दी वाई एक्सिस। तो मैं जरा फील्ड लाइंस कुछ बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फील्ड लाइंस आर लाइक दिस एवरीवेयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म। और सपोज ये हम प्लेन बना रहे हैं, ऐसे इस तरीके से बना रहे हैं। ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस C है, ये वाली डिस्टेंस B है। ये जेड एक्सिस पर पॉइंट है, ये एक्स एक्स वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ऐसे। और यहां से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें खींची हैं, ये दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये वाली लंबाई A है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस? अब थोड़े से नए क्वेश्चन है, सिंपल है, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो रटे रटाए आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस zone। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ करने।
अभी शेयर कर देंगे तो आराम से लगाना। और मैं इसमें एक दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। वो ये एक्चुअली इजी है, तुम्हें सोचना है। बेसिकली तुम्हें इक्वल टू ए cos थीटा हो जाएगा। थीटा तो नहीं दिया है ना, तो यू हैव टू आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। सर सर पाई बी और सी की क्या, बी और सी कहाँ का डिस्टेंस है इसमें, साइड का या फिर जो एक्सिस के बीच में दिया है? मतलब साइड का रेड वाली लाइन। ऐसा है, देखो मैं फिगर समझा दे रहा हूँ, आराम से करना। क्वेश्चन बहुत इजी है। ये जैसे जेड एक्सिस है ना, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस सी ली, और ये वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस बी ली, और इसको मिला दिया मैंने, इन दोनों पॉइंट्स को। और जब ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो दोनों से मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ए लेंथ की लाइनें खींची और फिर मिला दिया। तो जाहिर है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बस यही करना है तुम्हें। सर ए कौन सी लाइन हुई? ए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंथ है। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सर बता दीजिए, नहीं हो पा रहा है। नहीं करोगे? चलो देखो, अभी कहोगे खुद ही कितना सरल है। सर ए इंटू एरिया हो जाएगा ए इंटू देखो अंडर देखो रूट देखो बी देखो, स्क्वायर ये प्लस सी स्क्वायर। अब चांस गया। चलो ठीक है, देखो ये है ना, ये एक वाली साइड लाइन अंडर रूट बी। तुम्हारी, ये पॉइंट जेड एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल गई हुई है, तो ये एक्स एक्सिस पे लंबाई ए है, ठीक है इधर। और ये वाली हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ऐसे गई, ये सरफेस है। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब जगह से एक्स वाई जेड एक्सिस बना देता हूँ। तो यहां से अगर एक्स वाई जेड एक्सिस बनाऊं, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये गई। तो एक तरीके से ये इस तरीके से है, ये वाली लंबाई बी है, ये वाली लंबाई तुम्हारी इधर वाली बी है, इधर वाली सी है, तो ये लंबाई हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एरिया इसका हो गया ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो तो ऐसे है जेड डायरेक्शन में, और इस पर जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो उस तरीके से जाएंगी। अब एंगल निकाल लेना उनके बीच में थीटा, उससे कर लेना। तो जरा ट्राई करो, उतना कठिन नहीं है। तब तक हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन से कंक्लूजन मिल जाए। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आगे भी कई जगह काम में आएगा। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। सर अभी जो आपने क्वेश्चन कराया है वो समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, हमने कराया कहाँ है, हमने क्वेश्चन समझा के छोड़ दिया। करना तो तुम लोगों को है। सर समझ में नहीं आया। सर आप ये डायग्राम जो रेड वाला है, इसके ये जो सी पॉइंट है वो मिड में ले रहे हैं, और ये जो दूसरा बना है आप ब्लैक वाला, इसमें आप एज पे कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा ये कैसे हो रहा है। ये 3D है ना असल में बेटा, ये अच्छा 3D है। इसकी फिर 3D फिगर, मतलब ये कठिन हो गया तुम्हारे लिए, है? सर नहीं आ रहा है तो कठिन ही है। हाँ वो तो है ही।
नहीं आ रहा है तो कठिन तो हो गया। सही, चलो इसको फिर कल कराएंगे हम, थोड़ा सा आगे वाला देख लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में फिर आधे घंटे लग जाएगा, तब तक हम काफी हद तक करा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जनरली एक कोई बॉक्स रख देते हैं, कभी बॉक्स रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, क्लोज सरफेस रख देते हैं। तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ये यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो देखो ये 0 होगा। और इसको हमेशा याद कर लो, इफ ए क्लोज्ड सरफेस is placed in a uniform electric field, 0, सरफेस 0 हो गया। अब ये 0 क्यों होगा ये आप समझ सकते हो, इस बॉक्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, तो इसके 6 फेस हो गए। तो अगर आप सभी से फ्लक्स निकालो तो देखो हमारे पास ये फील्ड लाइंस इसके पैरेलल है, तो फ्लक्स सिर्फ 2 से पास में होगा, एक इससे और एक इससे, बाकी रिमेनिंग 4 सरफेसेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास परपेंडिकुलर टू एरिया ऐसे वेक्टर। है और परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, ये 0 है। और यहाँ पे चूंकि फील्ड दोनों जगह है सेम यूनिफॉर्म है, तो इसका नॉर्मल इधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा। क्लोज सरफेस में नॉर्मल की कोई दिक्कत नहीं है, आउटवर्ड, तो सरफेस के बाहर से देखना है, तो ये है। तो जितना फ्लक्स इस पे निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, उतना ही फ्लक्स इस पे निगेटिव हो जाएगा, तो नेट 0 हो गया। तो ये बड़ी सिंपल फिगर थी, लेकिन इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर ये क्लोज फिगर है और यूनिफॉर्म फील्ड है, तो या तो फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, इस फिगर में ना तो अंदर जाएंगी ना बाहर जाएंगी, बाहर बाहर निकल गई, और अगर वो अंदर जाएंगी तो बाहर जरूर निकलेंगी। तो जितना निगेटिव फ्लक्स होगा उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो कभी भी अगर एक क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में रखी जाए तो उसके थ्रू टोटल फ्लक्स 0 होता है। इसको हमेशा लर्न करो, याद रखो, और इसके थ्रू बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, जैसे कि इसी फील्ड को हम लोग ऐसे कर दें, और हमने कहा कि यहाँ पर हम एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं, तो चलो एक हेमिस्फीयर ले लेते हैं। ये एक हेमिस्फीयर ले लिया, और इस हेमिस्फीयर को हमने ऐसे फिलअप भी कर दिया, ये हेमिस्फीयर ले लिया। अब कहा इसके थ्रू फ्लक्स लो, तो देखो ऐसा है कि ये थोड़ा सा मामला मुश्किल है। क्यों? अभी तक हमने यही तो देखा है कि फ्लक्स बराबर ई डॉट ए कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ई यूनिफॉर्म होना चाहिए। वो तो खैर यहाँ पर है, लेकिन ये सरफेस प्लेन नहीं, हेमिस्फीयर ये स्फेरिकल सरफेस है। सपोज इसकी रेडियस आर, तो अब अगर हम इससे फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो ई डॉट ए वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता है, क्योंकि अगर सरफेस प्लेन नहीं है, जैसे ये इसका सेंटर है, तो डिफरेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी
वो अलग अलग होगी। यहाँ पर नॉर्मल ऐसे होगा, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे होगा, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे होगा, है ना। ये तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट हम करना नहीं चाहते। तो इसका एक सबसे सिंपल तरीका होता है, कभी हेमिस्फीयर आ जाएगा डिफरेंट पोजीशन में, कभी कोई कोन आ जाएगा, या कभी कोई इर्रेगुलर सरफेस आ जाएगी। तो उसमें आप एक काम किया करो कि हमारे पास ये, इसको क्लोज कर दिया करो। तो आप इसको क्लोज कर दो, है ना। कलर मैं बदल देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये इसको मैंने ऐसे ढक्कन लगा के क्लोज कर दिया। ये था नहीं, कटोरे ऐसा था हेमिस्फीयर, ये था नहीं, ये मैंने ढक्कन लगा दिया। अब क्या हुआ, अब ये क्लोज हो गया। अब जब क्लोज हो गया तो यूनिफॉर्म फील्ड में ये रिजल्ट मेरा चल जाएगा। दो तरह की सरफेस है, एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल सरफेस है और एक हमारे पास प्लेन सरफेस है। भाई ये वाला जो बेस है वो तो प्लेन होगा ना, सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है और टोटल जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब मुझे ये निकालना था ओरिजिनल क्वेश्चन में, ये हो जाएगा -5 टाइम्स प्लेन सरफेस। अब देखो यहां पर ये जो प्लेन सरफेस है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल बाहर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इधर है, तो ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्लेन सरफेस 0 होगा। लेकिन ये हमेशा 0 नहीं होगा। अगर हम इस हेमिस्फीयर को उल्टा कर दें, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, सपोज ये हेमिस्फीयर को हम ऐसे कर दें, तो अब जब ढक्कन लगाएंगे तो इसको भी रोटेट कर दे भाई, अब तुम्हारा ढक्कन ऐसे लगेगा। तो रिजल्ट तो वही रहेगा, फिर ये क्लोज हो गया। लेकिन इस बार फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस प्लस प्लेन सरफेस बराबर 0, हेमिस्फेरिकल सरफेस बराबर माइनस टाइम्स फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। इस बार इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका एरिया है ये πr², तो ये हो जाएगा -πr² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू cos 0, इस बार एंगल 0, तो ये हो जाएगा -πr², यानी हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स -πr² हो जाएगा। So this is a very common trick in case of uniform field. And next मैं थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेता हूँ, सरफेस प्लेन ही लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत दिए हुए हैं, तो उसी से प्रेरणा पा करके मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास है XYZ एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E is equal to E0 x
आई कैप, और एक हमारे पास यही वाली सरफेस दी गई है ऐसे, ये वाई जेड है, वाई जेड प्लेन है ये, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। ये वाली लंबाई मेरे पास सपोज बी है, ये सी है। सर हाँ सर जो हेमिस्फेरिकल बॉडी वाला आपने बताया सर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना, नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो क्या होगा? तब बेटा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी जुगाड़ से। तो डोंट वरी, हम लोगों को ज्यादा ऐसा करना नहीं पड़ता है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें या तो यूनिफॉर्म फील्ड होती है या फिर जैसे हम दे रहे हैं वैसे होती है। लेकिन अगर तुमने हेमिस्फेरिकल सरफेस को और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ले लिया तो आपके पास बेटा फिर सिर्फ इंटीग्रेशन करने के अलावा और कोई जरिया नहीं रह जाता है ना। तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर वो हम लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये होती है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये हेमिस्फेरिकल, जोकर की टोपी, कोन, ग्लास, ये सब जब भी आते हैं हमेशा ये यूनिफॉर्म फील्ड में ही आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये बी से सी है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर देखो चक्कर क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और एक्स के बढ़ने पर भी ये बढ़ रही है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जरा आंसर तुम लोग बताओ, सब लोग बड़े राजा बेटा की तरीके से हो। देखो यहां से इधर जब चलोगे, ये जो प्लेन है, तो इधर तुम्हारे पास वाई बढ़ेगा, और ये सब जगह कितना है, ये जो लोकेशन रखी है, ये जो प्लेन लिया हुआ है, ये वाईजेड प्लेन है, तो ये जस्ट ओरिजिन पे ही है ना। तो x बराबर कितना है, यहाँ पे 0 है। तो एवरीवेयर इन द फील्ड, एवरीवेयर इन द फील्ड, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। हाँ, अगर इसी प्लेन को हम थोड़ा सा आगे ले लें, जैसे ये प्लेन लें और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें, मैं बनाता हूं एक प्लेन। इस टाइप का प्लेन लिया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऐसे आगे से ले लें, यहां से। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर गया है। सपोज ये है, सपोज दिस डिस्टेंस इज ए, तो इस पूरे प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट ए हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, लेकिन ऐसे वाईजेड प्लेन पर एक्स की एक ही वैल्यू होगी, तो ये कांस्टेंट फील्ड मानी जाएगी। जब ये प्लेन एक्स बराबर 0 पर था तो फील्ड 0 थी, फ्लक्स 0 था। जब एक्स बराबर ए पे था तो फील्ड ई नॉट ए हो गई। हाँ, इसमें अगर हम इस प्लेन को बदल दें, जैसे चलो इसी क्वेश्चन को एक और लेते हैं, या फिर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल दें, प्लेन मान लीजिए यही रखते हैं, या नई फिगर बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंजेस्टेड ना करें। ये मैंने वाई एक्सिस लिया
ये एक्स एक्सिस लिया और ये जेड एक्सिस लिया, और वही मैं प्लेन ले रहा हूँ, प्लेन में वही लूंगा। प्लेन में यही लेगा, ठीक है। लेकिन इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E इज इक्वल टू E नॉट वाई आई कर दे रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस एवरीवेयर इन द एक्स डायरेक्शन, लेकिन इसकी वैल्यू वाई डायरेक्शन के अलोंग बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे वाई दिया। तो अगर हम चलते हैं जैसे यहाँ पर है, तो इस पूरी लाइन पर y बराबर 0 है, तो इस पूरी लाइन पर फील्ड 0 होगी, y इज 0। लेकिन अगर हम कोई और लाइन कंसीडर कर लें, जैसे ये कंसीडर कर लें, तो यहाँ कुछ y की वैल्यू होगी, सपोज दिस डिस्टेंस इज y, तो यहाँ पे इस पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट वाई होगी। अगर हम ये वाली लाइन कंसीडर करेंगे कि टोटल लंबाई b है, तो यहाँ पे y बराबर b है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट b के बराबर होगी। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप ले लो, फील्ड y एक्सिस के अलोंग बढ़ रही है ना, तो ये स्ट्रिप ले लो, और ये वाली लेंथ, ये यहाँ से डिस्टेंस y थी और इसकी विड्थ dy मान लिया। तो इस पूरे शेडेड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम E नॉट वाई मान सकते हैं, बिकॉज dy इज वेरी स्मॉल। तो इतने एरिया से इस स्ट्रिप से जाने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर E नॉट वाई, ये तो फील्ड हो गई, इनटू एरिया। तो एरिया कितना होगा, ये dy है और ये विड्थ इसकी c है, तो c dy इंटू कॉस ऑफ 0, क्योंकि फील्ड भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, इसका नॉर्मल भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, तो डी फाई हो गया c E नॉट वाई dy, तो ये डी फाई हो गया। अब ये y की वैल्यू 0 से b तक चली है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से b c E नॉट वाई dy, तो दैट इज c E नॉट और b स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट करने पर ये इसके अलोंग फ्लक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अब देखो, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब फील्ड वेरिएबल होती है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसी में मजा आ गया। और अगर कहीं दूसरी भी मुसीबत हो, जैसे हमारी सरफेस भी प्लेन ना हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी और कठिन होती है। तो यहां पर एक मिस्टर गॉस आए, गॉस लॉ इसको कहते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे ये। इन्होंने कहा कि अगर रीजन में कुछ पॉइंट चार्जेस हों, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is due to electrostatic charges, and we consider an closed surface. Consider a closed surface.
तो ये मेरे पास है क्लोज सरफेस, तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जितना भी चार्ज इसके अंदर है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये गॉस लॉ कहलाता है। प्रूफ, पहली बात तो प्रूफ कोर्स में नहीं है, और है भी तो ऑब्जेक्टिव में हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हमें यूज करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज ये +2 माइक्रो कूलम चार्ज है और ये 3 माइक्रो कूलम चार्ज है, और यहाँ पर मैंने बॉक्स कंसीडर कर लिया। सपोज, और इस बॉक्स के अंदर 1 माइक्रो कूलम चार्ज है कहीं भी है, और मुझे इस बॉक्स से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो बॉक्स से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed box, that is equal to 1 into 10 to the power -6 upon epsilon 0, 8.85 into 10 to the power -12, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ यही चार्ज है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसीडर ओनली इनसाइड चार्जेस विद इन द क्लोज सरफेस, एंड दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 will be the total flux passing through that surface। ये गॉस लॉ का हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला कैसे जाएगा, ये तो गॉस लॉ से आ गया है। निकालना है तो क्या करेंगे, निकालने का तरीका यही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से E डॉट डी ए इंटीग्रल। तो हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज इस छत के अलोंग सरफेस, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया लिया डीए, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, ठीक है, ये डीए हो गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेंगे, इन तीनों चार्जेस की वजह से, या अंदर वाले चार्ज की वजह से, या बाहर वाले दोनों चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की वजह से होगी, इसकी वजह से भी होगी, ये इसकी वजह से भी होगी, और ये यहाँ पर है तो इसकी वजह से भी। तो ये सपोज कर लो चार्ज 1 है तो E1, E2, E3 है, तो मेरे पास तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और इस छोटी सी सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स निकलेगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3, बेसिकली यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस लोकेशन पर, एंड दैट इज ड्यू टू दी ऑल द चार्जेस प्रेजेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। तो ये टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E डॉट डी ए करिए, और इसके बाद इसको इस पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट करिए। उसी तरीके से सभी सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब ये सब तुम लोग कर लोगे तो फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। तो ये गॉस की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जब हम किसी भी सरफेस के अलोंग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ओवरऑल लेते हैं सभी चार्जेस की वजह से, चाहे वो क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे वो क्लोज सरफेस के बाहर हो। और जब पूरी क्लोज सरफेस पर हम ई डॉट डी ए कर देते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है that depends only inside charge upon epsilon g. This is the beauty of Gauss law. और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम लोगों ने किए होंगे, मैं एक दो एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। जैसे क्यूब वाले तो बहुत ही आते हैं, जैसे ये क्यूब है, फटाफट आंसर बोलना। तो मान लीजिए क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा दिया गया, चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, बिल्कुल बीच में है चार्ज ये। तो जब ये चार्ज बिल्कुल बीच में है तो इससे जो सूर्य की किरणों की तरफ फ्लक्स लाइनें निकलेंगी रेडियली, ऐसे 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 हर तरफ निकलेंगी, और ये बिल्कुल बीच में है, तो सिमेट्री से हमारे पास सब सरफेस से बराबर बराबर निकलेंगे। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज द टोटल, एंड Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 इसका छठा हिस्सा। All total flux will distributed in 6 equal parts. ये हो जाएगा through one phase, through one phase। ये अब यहाँ पर एक चीज और भी है, सपोज हम देखो देख के बताते हैं। सर ये Q/24 एप्सिलॉन नॉट किस केस में आता है? अभी ये सारे केस आ रहे हैं, मुझे मालूम है Q अपॉन 24 हमने दिया था एक केस में। सपोज ये है क्यूब, तो ये नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मान लो क्यूब है, और सपोज चार्ज बिल्कुल सेंटर पे था ये, तब ये सिचुएशन है, सभी से इक्वल फ्लक्स पास होगा, और किसी भी एक से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर इस चार्ज को सपोज इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, यहां से उठा के रेड पोजीशन से सेंटर पे ना लेके इस तरफ शिफ्ट कर दे, इधर आ गया चार्ज, तो अभी भी पूरा चार्ज अंदर है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटल में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब सभी से पास होने वाला फ्लक्स बराबर नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है। पहले क्या सिचुएशन थी, जब ये सेंटर पर था, तो किसी भी सरफेस को कंसीडर करो, जैसे बॉटम वाली को सरफेस से कंसीडर करो, ये चार्ज की पोजीशन है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे बॉटम वाली सरफेस पे तो इसके सेंटर पर पड़ेगा, और यहां से a/2 डिस्टेंस पर ये है, और यही सिचुएशन सरफेस के रेस्पेक्ट में ये सबके लिए है। अगर साइड वाले से डालोगे तो भी इसका प्रोजेक्शन सेंटर पे जाएगा, डिस्टेंस a/2 होगी, ऊपर डालोगे तो भी सेंटर से a/2 है, तो मतलब सभी सरफेस की लोकेशन चार्ज के रेस्पेक्ट में सेम है। ये चार्ज की लोकेशन सभी सरफेस के रेस्पेक्ट में सेम है, सभी सरफेसेस इक्वल एरिया की हैं, इक्वल शेप की हैं, साइज, और सबके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर है। लेकिन जब ये ब्लैक वाली पोजीशन पे आ गया
तो अब अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जो इधर वाली सरफेस है प्रोजेक्शन तो सेंटर पे पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस a/2 नहीं होगी। सपोज तुमने ये मूव करा दिया है कुछ, और इस मूव करने वाली डिस्टेंस को मैं मान लो डेल्टा मान दे रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस a माइनस डेल्टा हो जाएगी। और ये जो इसके बगल वाली है अगर प्रोजेक्शन डालोगे तो पड़ेगा तो सेंटर से, लेकिन इससे इसकी डिस्टेंस a/2 प्लस डेल्टा हो जाएगी। तो इस वाली सरफेस के ये सेंटर के पास आ गया, इससे दूर चला गया, तो इन दोनों से अब फ्लक्स बराबर नहीं होगा। जाहिर है इससे ज्यादा पास होगा, इससे कम पास होगा। और अगर हम ऊपर वाली को देखें तो ये प्रोजेक्शन सेंटर पे ही नहीं जाएगा, ये सेंटर था, सेंटर से इधर डेल्टा पड़ेगा, इसका भी सेंटर से इधर डेल्टा पड़ेगा। हाँ, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है प्रोजेक्शन से। तो इन दोनों से पास होने वाला फ्लक्स आपस में तो बराबर होगा, लेकिन Q/6ε0 नहीं रहेगा। सिमिलरली इसमें भी यही हो गया, सेंटर से एक तरफ शिफ्ट हो गया और वहां से a/2 डिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर इसको किसी एक सरफेस की तरफ खिसका देंगे तो जिस तरफ खिसका देंगे उससे फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जिस तरफ से दूर कर देंगे उससे फ्लक्स घट जाएगा, और बाकी चारों से ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो मतलब हर सरफेस से Q/6ε0 नहीं होगा। अब अगर तुम्हारे मन में ये है कि हम कैलकुलेट करें कि अब सर इससे कितना पास होगा, तो उसका एक फार्मूला होता है, मैं तुम्हें कल बता दूंगा, बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला है, और फार्मूला नोट करने के बाद तुम लोग कहोगे सर रहने दीजिए, इसको हम याद नहीं करेंगे। और बिल्कुल भी याद मत करना, क्योंकि वो काफी लंबा है और कठिन है। अब सपोज कर लो ये, जैसे मान लीजिए हम एक क्यूब ले लें इस तरीके से, और इसके कॉर्नर पर चार्ज रख दें। तो जब कॉर्नर पर चार्ज रखेंगे तो अब ये डिफरेंट लोकेशंस हो गए। पहली बात तो ये चार्ज पूरा अंदर ही नहीं है, तो इसका कितना हिस्सा अंदर माना जाएगा, Q/8। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q/8ε0। अब देखना, जैसे ये तीन सरफेसेस हैं, एक ये है, दूसरी ये वाली है, और तीसरी एक पीछे वाली बना रहे हैं ये तीन सरफेस ऐसी हैं जिसके कॉर्नर पे चार्ज है। तो जैसे ऊपर वाली लेके समझा रहे हैं और तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। चार्ज यहाँ पर है ना, तो अगर यहाँ पे एरिया लोगे तो नॉर्मल रिएक्शन तो ये होगा, नॉर्मल डायरेक्शन एरिया की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इसी प्लेन पर है तो इट विल बी लाइक दिस। तो फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो कोई भी एरिया अगर तुम टॉप सरफेस पर लोगी तो उसका E.A 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है पूरी टॉप सरफेस के अलोंग कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, सब जगह 0। और सिमिलरली यही कहानी बैक सरफेस और ये लेफ्ट साइड वाली सरफेस पे होगी, क्योंकि तीनों के प्लेन पे ही ये चार्ज रखा हुआ है। तो इन तीन से तो कोई फ्लक्स पास होगा ही नहीं। अब बाकी तीन की सिचुएशन देखो, जैसे ये है तो इसमें चार्ज की लोकेशन क्या है, सरफेस की एरिया A² है AA, और इसके एक कॉर्नर से A दूरी पर चार्ज है। और अगर नीचे वाली पे देखो तो ये सरफेस है AA की और इसके एक कॉर्नर से A दूरी पर है। और अगर इधर से देखो तो इसके भी एक कॉर्नर से परपेंडिकुलर A दूरी पर है।
तो चार्ज की सिचुएशन रिमेनिंग 3 सरफेस के लिए सिमेट्रिकल है। तो 3 से फ्लक्स 0 हो गया जिनके प्लेन पर ये चार्ज खुद है, और बाकी 3 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो टोटल फ्लक्स जो है वो Q/8 एप्सिलॉन 0 वो इन 3 सरफेस में बराबर बढ़ जाएगा। तो ईच सरफेस से Q/24 एप्सिलॉन 0 आएगा। इसको बच्चे जल्दी में याद कर लेते हैं कि अगर कॉर्नर पे है तो हर सरफेस से Q/24 एप्सिलॉन 0, नहीं हर से नहीं, 3 से, जिनके सामने ये है, और जिन 3 से ये अटैच है उनसे 0। अब ये हमने कॉर्नर वाला कर दिया है, तो अब तुम लोग ऐसा करना कि जरा ये वाला क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोगों को। ये क्यूब है और इसमें हम चार्ज को रखेंगे, लेकिन यहां रखेंगे सेंटर पे क्यूब। तो टोटल और ईच सरफेस से फ्लक्स निकालना है, टोटल एंड थ्रू ईच सरफेस। ये तुम लोग ट्राई करना। और एक और ट्राई करना, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम लोगों को क्यूब ही दिया जाए। ये देखो, ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में तो कई बार बनाया है, अब मैं फिजिक्स में भी बना रहा हूं। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है, यानी ये सारी साइड्स ए हैं। नीचे बेस ए साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हर साइड पर एक ए साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया गया है। इसको बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल, जिसके सेंटर पर कार्बन एटम होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो करते हैं। लेकिन मैं चार्ज यहां रखूंगा, इसके कॉर्नर पे, यहां पे चार्ज रखूंगा क्यों। और मुझे पता करना है टोटल फ्लक्स एंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। इसमें जो सबसे सिंपल चीज है कि जैसे जो 3 ट्रायंगल है, कौन कौन से 3 ट्रायंगल हैं भाई? एक ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, और तीसरा ट्रायंगल ये पीछे वाला है। इन तीनों के वर्टेक्स पर है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी लैंग्वेज है या कॉमन सी बात है कि अगर कोई ट्रायंगल किसी प्लेन के में ही चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से यहाँ फ्लक्स 0 होगा। तो जो लॉजिक मैंने इसके लिए दी थी टॉप सरफेस के लिए, वही लॉजिक इस वर्टेक्स वाले चार्ज और इन तीनों सरफेस के लिए भी वैलिड है। तो ये जो हमारे पास ये स्लांट ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं, इनके थ्रू तो फ्लक्स 0 होगा। तो यानी जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो नीचे बेस से ही पास होगा, और इसी को हमें निकालना है ये कितना है। ये तुम लोगों का केस है। अब गॉस लॉ का यूज करके कुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, तो उसको तुम लोग ऐसा करना कि याद कर लेना, और वो सब लोग जानते भी हो। हमने मोस्टली वो कराया है जो तुम लोग नहीं जानते। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।